नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। हम पढ़ रहे हैं क्रिया। विकारी शब्दों में हम विकारी शब्द का आखिरी जो पार्ट है वो पढ़ रहे हैं। इसमें हम पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने कर्म के आधार पर क्रिया को देखा था। अब हम अगले पार्ट में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब दूसरा है काल के आधार पर क्रिया। काल के आधार पर क्रिया। काल के आधार पर क्रिया। हमने क्रिया के शुरू में देखे थे 3 प्रकार से क्रिया होती है, यानी 3 भेद माने थे मूल। अब देखते हैं काल। मूल रूप से काल कितने माने जाते हैं? काल लगभग 3 ही माने जाते हैं, सब में 3 ही मानते हैं, चाहे हिंदी पढ़ो अंग्रेजी पढ़ो, ठीक है। लेकिन बाद में क्रिया को क्या होता है कि क्रिया क्या कहते हैं? क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं, यानी क्रिया जिस समय घटित हो रही है उस समय को काल कहते हैं। हिंदी भाषा में काल 3 माने जाते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इसी आधार पर क्रिया के भी 3 भेद मान लिए जाते हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। याद रखना, काल 3 है तो इसी काल के आधार पर क्रिया भी 3 मान ली जाती है। पहला है भूतकालिक क्रिया, यानी पहला क्या है? भूतकालिक। याद रखना भाई, भूतकालिक क्रिया मूल रूप से 6 भेद किए जाते हैं, यानी 6 उपभेद किए जाते हैं। क्रिया के जिस रूप के द्वारा कार्य के जारी समय से पूर्व घटित होने के समय का पता चलता है, यानी जब मान लो मैं अब कहूँ कि पिछली क्लास, तो वो भूतकाल हो गई। क्या हो गई? भूतकाल। 6 उपभेद माने जाते हैं। पहला है सामान्य भूतकालिक क्रिया। वाक्य के अंत में या, ये अथवा आ, ए, ई लिखा हो तो वहां प्रयुक्त क्रिया सामान्य भूतकालिक क्रिया मान जाती है। जैसे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, बच्चे घर गए, उसने कहानी सुनाई, हमने चाय पी। हम देख रहे हैं ये इनके पीछे जो अंत में जो आ रहे हैं वह वही वर्ण हैं जो यहाँ लिखे गए हैं, वही है जो यहाँ लिखे गए हैं। इस आधार पे आपको पहचान करनी है। दूसरा देखिए काल के आधार पर हम पढ़ते हैं तो भूतकाल सबसे सरल है। इसमें ज़्यादातर में अंत में ही इनके आगे ही जुड़ता रहेगा। ये तो आएंगे ही आएंगे, साथ में कुछ भी जुड़ता रहेगा, जैसे है जुड़ जाएगा, था थी जुड़ जाएगा, ऐसे वर्ण जुड़ते रहेंगे। आगे है दूसरा आसन भूतकालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप के द्वारा क्रिया हाल में समाप्त होने का बोध होता है, यानी हाल ही में जो समाप्त हुई है। पहचान वाक्य के अंत में वो बताया था मैंने कि या, ये, ई, आ, ए, ई के बाद है या है लिखा होता है। देखिए ये एक वचन का प्रतीक और ये बहुवचन का प्रतीक है। या अंत में क्या होगा? चुका हूं, चुकी है, चुके हैं, चुके हो जैसी क्रिया रूप हो। जैसे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है, उसने कहानी सुनाई है, बच्चे घर गए हैं, मैंने पाठ पढ़ाया है, उन्होंने वहाँ विशेष दृश्य देखे हैं, वे घर पहुँच चुके हैं। पूर्ण भूतकालिक क्रिया। पहचान या, ये, ई अथवा आ, ए, ई के साथ था, थे, थी अथवा चुका था, चुकी थी, चुके थे लिखे हों, यानी पूर्ण भूतकालिक क्रिया में कार्य पूरा हो चुका। जैसे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था, उसने कहानी सुनाई थी, उन्होंने कुछ विशेष दृश्य देखे थे, यानी कार्य पूरा हो चुका था। बच्चे घर गए थे, तुमने चाय पी थी, वे घर पहुंच चुके थे। अब आप देखिए इस बात को इस तरह समझिए कि आप इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि इसमें कार्य पूर्ण हो चुका है, इसी आधार पर इसमें था, थे, थी लिखा गया है। आगे देखते हैं अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। रहा था, रही थी, रहे थे अथवा ता, था, ती, थी, ते थे क्रिया रूप लिखे हों। बच्चा मैदान में खेल रहा था, वर्षा हो रही थी, वे मैच देख रहे थे, मैं बचपन में बहुत पढ़ा करता था, वह बचपन में बहुत रोया करती थी, वे हमसे अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। इन चीज़ों देखिए मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको सरल से सरल तरीके से पढ़ाना, ताकि आपके एग्जाम में वह काम आए। संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। या, ये, ई अथवा आ, ए, ई के बाद होगा, होगी, होंगे लिखा हो अथवा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे शब्द लिखे होगा। हमें क्रिया के मूल अंत में हमें इन शब्दों को ही देखना। हम इसी के आधार पर वाक्य को पहचान सकते हैं कि ये वाक्य कौन सा काल का है या वाक्य में कौन सी क्रिया है। जैसे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया होगा, जैसे मैं आपके सामने खड़ा होकर बात करूं, शायद
फलाने गुरुजी क्लास ले रहे होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस समय एक ही क्लास चल रही हो, पर दूसरे कमरे में दूसरी क्लास भी चल रही होगी। बच्चे घर गए होंगे, उसने कहानी सुनाई होगी, उन्होंने वहाँ कुछ विशेष दृश्य देखे होंगे, हमने चाय पी होगी, वे घर पहुँच चुके होंगे। इस चीज़ को याद रखना, हमें कब, कहाँ और किस आधार पर क्रिया या काल का चयन करना है। हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया, याद रखना भूतकाल के किसी वाक्य में अगर कोई शर्त प्रकट हो रही है तब वहाँ पे हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। यदि किसी वाक्य में भूतकाल की कोई शर्त प्रकट हो रही हो तो वहाँ प्रयुक्त क्रिया हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल हो जाते, अगर वह यहाँ आता तो मैं उसकी मदद करता। यानी कोई आदमी का मान लो रिजल्ट आए और उससे घर वाले कहे तू पढ़तो तो पास हो जातो, पर वो क्या हो कि भूतकाल में है, क्योंकि वह कह रहे हैं अब पछताए हो तो जब चिड़िया, अब पछताए हो तो तब क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी वह कार्य हो चुका है। हमें भूतकाल से भविष्य काल के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए या उससे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। विशेष नियम, इसे याद रखना अनिवार्य है भाई। यदि वाक्य में था, थे, थी लिखा हो तो वहाँ 3 प्रकार के काल माने जाते हैं, याद रखना। था, थे, थी से ठीक पहले अन्य क्रियापद होने पर भूतकाल पूर्ण भूतकाल, था, थे, थी से ठीक पहले क्रियापद न होने पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय शब्द होने पर सामान्य भूतकाल, था, थे, थी से ठीक पहले हुआ, हुई, हुए अथवा रहा, रही, रहे लिखा होने पर अपूर्ण भूतकाल। इस चीज़ को याद रखना। जैसे बंदर ने उत्पात मचाया था तो क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल। वहाँ एक नटखट बंदर था, सामान्य भूतकाल। बंदर पेड़ पे बैठा हुआ था, अपूर्ण भूतकाल। गाय भूखी थी, सामान्य भूतकाल। गाय पेड़ के नीचे सोई हुई थी, अपूर्ण भूतकाल। गाय ने भी एक रोटी खाई थी, पूर्ण भूतकाल। आगे देखते हैं दूसरा, वर्तमान कालिक क्रिया, यानी वर्तमान समय जो जारी समय की बात करता है। जैसे क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का जारी समय में होना पाया जाता है तो वहाँ वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। उपभेद कितने हैं, 5। और भूतकाल के कितने हैं, भूतकाल के कितने उपभेद हैं, 6। भूतकाल के कितने उपभेद हैं, 6। और वर्तमान काल के 5। देखिए सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो लिखा हो। जैसे बच्चा रोजाना स्कूल जाता है, वह प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ती है। कुछ बच्चे 2 घंटे भी नहीं पढ़ते हैं। मैं प्रतिदिन सुबह घूमने जाता हूँ। तुम पत्र लिखते हो या लिखती हो, या मैं प्रतिदिन तुम्हें रोज़ पढ़ाने आता हूँ। इस चीज़ को ध्यान रखना, हमें इन वर्णों को याद रखना ही रखना है, तभी हम काल की पहचान कर सकते हैं। रटने से काम नहीं चलेगा। अपूर्ण वर्तमानिक काल क्रिया, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, रही हो, आते हों। जैसे बच्चा सो रहा है, वर्षा हो रही है, वे घर जा रहे हैं, मैच देख रहा हूँ, रही हूँ, तुम पत्र लिख रहे हो, लिख। अब इस वाक्य में आप एक बात समझिए, क्या बच्चा सो रहा है तो हमेशा सोते ही रहेगा? क्या वर्षा हो रही है तो हमेशा होते ही रहेगी? नहीं, एक निश्चित समय के बाद वो काम पूरा हो जाता है। संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अथवा ता होगा, ती होगी, ते होगे लिखा हो। जैसे बच्चा खेल रहा होगा, बच्चा खेलता होगा, वह चाय पी रही होगी, वह इस समय चाय पीती होगी, मैं मैच देख रहे होंगे, वे मैच देखते होंगे। इस चीज़ में आप देखिए, ये कार्य आज नहीं तो थोड़ी देर बाद भी पूरा होगा, लेकिन इसमें हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, यानी कार्य करने वाला कर्ता के बारे में पता नहीं है वो कर चुका है नहीं, हम सिर्फ संभावना ही व्यक्त कर रहे हैं। आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया, यानी आज्ञा का भाव, उपदेश का भाव, आदेश का भाव। यदि किसी वाक्य में आज्ञा आदेश का भाव प्रकट हो रहा हो, इस प्रकार के वाक्य प्राय ओकारांत रूप में या एकारांत क्रिया रूप में लिखे। बच्चे यहाँ आओ, तुम वहाँ बैठो, वहाँ जाओ, वह मत करो, यानी सबके अंत में क्या आ रहा है, ओ की मात्रा आ रही है। हिंदी भाषा में देखिए अकारांत, यानी अंतिम शब्द के अंत में जो अंतिम वर्ण हो उसमें जो स्वर होता है, अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, ये शब्द हमें अंतिम शब्द के अंतिम वर्ण का स्वर देखना है। संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया, यदि किसी वाक्य में वर्तमान काल की कोई संभावना प्रकट हो रही है तो वहाँ संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया मान जाते। इस प्रकार के वाक्य में संभावना सूचक शब्द शायद का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? शायद का। जैसे शायद नौकर आया हो,
कोई हमारी बात न सुनता हो, क्योंकि इसमें क्या हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ये काम हो चुका, मतलब ये काम हो रहा है, यानी हम बात कर रहे हैं आप और हम पढ़ रहे हैं, हम सोचे कि कोई हमारी बात न सुन रहा हो। विशेष नियम, उसमें भी भूतकाल में भी मैंने आपको विशेष नियम बताया था, इसमें भी आपको विशेष नियम बता रहा हूँ। यदि किसी वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ जैसे क्रियापद लिखे हो, वे हो तथा इनमें ठीक पहले कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव लिखा हो तो वहाँ सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। जैसे वह मेरा मित्र है, मित्र क्या है? संज्ञा। वे बच्चे बहुत शैतान हैं, संज्ञा। तुम ईमानदार हो, मैं एक शिक्षक हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? किसके हो गए? ये सामान्य वर्तमान काल के। यदि वाक्य के अंत में हुआ है, हुई है, हुए है जैसे क्रिया रूप लिखे हो तो वहाँ अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। जैसे बच्चा कमरे में सोया हुआ है, बच्ची भी कमरे में सोई हुई है, पक्षी पेड़ पर बैठे हुए हैं। आप इन सब में देख रहे हैं कि सब वाक्य आप आराम से गौर से पढ़ रहे हैं। आप जो यहाँ पढ़ते हैं आपको घर जाकर भी पढ़ना है, उसका दोहराव करना है। मैंने आपको पहले बताया, मैं आपको सरल से सरल तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। देखते हैं भविष्यकालिक क्रिया। पहले मैं आपको बता चुका हूँ भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6, वर्तमान के 5 और भविष्यकाल के 3। टोटल कितने हैं? 14। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि काल के आधार पर क्रिया के कुल कितने उपभेद होते हैं तो संख्या को ध्यान में रखना है। कितने भेद हैं? उपभेद। पहले देखिए, क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का आने वाले समय में घटित होना पाया जाता है। पहला है सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी, ऊंगी जैसे शब्द लिखे हों। जैसे वह पत्थर लिखेगा, मैं घर जाऊंगा, वह घर जाएगी, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, हम खेलेंगे, वे खेलेंगे। ठीक है। दूसरा अज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। पहचान ईएगा, इसकी एक ही पहचान है ईएगा। हमें क्रिया के अंत में जो देखना है कि ईएगा शब्द जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप वहाँ अवश्य जाइएगा या आप यहाँ अवश्य आइएगा, आप हमारे घर पधारिएगा। आप इन भविष्यकालिक क्रिया बिल्कुल सरल और सबसे आसान यही है, क्योंकि इसके पहली बात तो 3 ही उपभेद होते हैं और दूसरे में तो केवल एक ही शब्द देखना है हमें, ईएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, यानी काल के आधार पर हम क्रिया के 3 भेद करते हैं, उस आधार पर हम भविष्यकालिक क्रिया पढ़ रहे हैं। तीसरा और अंतिम भेद देखते हैं संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया, यानी भविष्य की किसी संभावना को। जैसे मैं कहूँ मैं कल आपको अव्यय पढ़ा सकता हूँ या आप कल आपकी छुट्टी हो सकती है, यानी क्या है? कल पे भविष्य में ये है। पहचान सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ शब्द लिखे होने चाहिए। 2 दिन बाद मौत हो सकती है, वे शाम को यहाँ आ सकते हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूँ। यानी इसमें सिर्फ संभावना व्यक्त की जा रही है। मान लो किसी का रिजल्ट आए, उसका सिलेक्शन नहीं हो, तब वो क्या कहेगा? अब मैं क्या करूँ। विशेष नियम हमें याद रखने हैं। तीनों के विशेष नियम अनिवार्य रूप से याद रखने हैं। जैसे अपूर्ण वर्तमान काल के किसी वाक्य में यदि कोई समय सूचक शब्द जोड़ दिया जाता है तो वहाँ उसे संभाव्य भविष्यकाल मान लिया जाता है। जैसे वह जयपुर जा रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। वह कल जयपुर जा रहा है, संभाव्य भविष्यकाल। वे यहाँ आ रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। वे शाम को यहाँ आ सकते हैं, संभाव्य भविष्यत काल। इस चीज़ को याद रखना। विशेष नियम हमें विशेष तौर से याद रखने हैं, क्योंकि इनके बिना हम किसी टॉपिक को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे। यदि किसी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते जैसे क्रिया रूप लिखे हो तो वहाँ 2 प्रकार के काल माने जाते हैं, संभावना या आज्ञा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? माई का भाव प्रकट होने पर संभाव्य भविष्यकाल। योग्यता क्षमता, इंग्लिश में कैन का भाव प्रकट होने पर सामान्य वर्तमान काल। जैसे वह शाम को आ सकता है, संभाव्य भविष्यकाल। वह अंग्रेजी बोल सकता है, सामान्य वर्तमान काल। अंग्रेजी बोलना क्या है? योग्यता है। वे कल जयपुर जा रहे हैं, संभाव्य भविष्यकाल। वे इस संदूक को उठा सकते हैं, सामान्य वर्तमान काल। वह उनकी ताकत है इसलिए उठा सकते हैं। जिस प्रकार भूतकाल की कोई प्रकट होने पर हेतु मद भूतकाल मान लिया जाता है, उसी प्रकार भविष्यकाल की कोई प्रकट होने पर हेतु मद भविष्यकाल मान लिया जाता है। यदि मैं जयपुर जाता तो हवा महल देखता, यानी मैं अगर जयपुर जाता तो मैं गया ही नहीं, या मैं जयपुर जाऊंगा तो
तो क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मत भविष्यकाल। यदि मैं जयपुर जाऊंगा तो हवा महल देखूंगा, हेतु हेतु मत भविष्यकाल। अगर तुम मेहनत करते हो तो सफल हो जाते हो। यही बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर आप मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यदि इस प्रकार के वाक्यों में हेतु हेतु मत भविष्यकाल का विकल्प नहीं हो तो इनमें संभाव्य भविष्यकाल मान लेना चाहिए। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है कि कौन सी शर्त कहाँ प्रकट हो रही है। अब हम देखेंगे क्रिया का तीसरा रूप, तो इसे मैं थोड़ा ठीक प्रकार से करता हूँ। उसके बाद में कल जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे प्रयोग या व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्रिया के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, अब हम तीसरा और आखिरी पार्ट देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।